हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल व्यास फ्रॉम पीएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी पर कार्य करने वाले अंतर्जात बल के बारे में। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आखिर अंतर्जात बल है क्या और क्या क्या इसकी वजह से हमारे अर्थ पर घटनाएं घटित होती हैं, किस प्रकार से अंतर्जात बल जो है हमारे यहाँ पर कार्य करता है और आखिर अंतर्जात बल के टाइप्स क्या हैं, यह सभी हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे पृथ्वी के भूपर पट्टी पर लगने वाले बलों के बारे में। हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के सरफेस पे टू टाइप्स के बल कार्य करते हैं। हमारी जो अर्थ है वह दो प्रकार की जो है बलों की वजह से जो है गतियां करती हैं, उसकी वजह से कुछ क्रियाएं हमारे अर्थ पर घटित होती हैं। जब कभी भी हमारे सतह की बात करें पृथ्वी की, तो उस पर टू टाइप्स के बल इस प्रकार होते हैं कि एक बल हो जाता है अंतर्जात बल और दूसरा बल हो जाता है बहिर्जात बल। अब ये दोनों बल क्या है यहां पर हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि पृथ्वी की सतह पर लगने वाले जो अंतर्जात बल हैं वह क्या है। अंतर्जात बल पृथ्वी की सतह पर आंतरिक रूप से उत्पन्न होने वाले वह बल होते हैं जो पृथ्वी के निचले वाले हिस्से से, ठीक है, पृथ्वी के धरातल के अंदरूनी भाग से जो लगते हैं वह बल क्या कहलाते हैं, अंतर्जात बल कहलाते हैं। अंतर्जात बल जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल जब ज्वालामुखी की घटना होती है हमारे अर्थ पर, इसके बाद भूकंप की घटनाएं होती हैं और एक और पटल विरूपणी बल भी हमारे पृथ्वी पर आंतरिक रूप से कार्य करता है। ठीक है, पटल विरूपणी बल का मतलब होता है जैसे कि महाद्वीपों की उत्पत्ति का होना, फिर इसके बाद पर्वतों की उत्पत्ति का होना, ये सभी जो बल होते हैं, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, एक आंतरिक बल होते हैं जो हमारे पृथ्वी की अंतर की वाली जो सतह है, ठीक है, वहां से पृथ्वी की सतह पर लगते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अंतर्जात बल कहते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी की घटना हो गई, भूकंप की घटना हो गई, फिर पर्वतों के निर्माण की घटना हो गई, ठीक है, पटल विरूपणी बल जो आंतरिक रूप से कार्य करते हैं, ये सभी क्या बल हैं, अंतर्जात बल होते हैं। इसके बाद अगर हम पृथ्वी पर लगने वाले बहिर्जात बल की बात करें, तो बहिर्जात बल क्या होता है, जब पृथ्वी की सतह पर ऊपर की ओर से जो बल लगता है, ठीक है, बाह्य रूप से जो बल लगता है वह क्या कहलाता है, बहिर्जात बल कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो पृथ्वी पर बहता जल है, नदियों का, सागरीय तरंग हो गई, भूमिगत जल हो गया, फिर हिमानी हो गई, हवा हो गई, ये जो बाहर वाले जो तत्व हैं जो पृथ्वी की सतह पर ऊपर से लगते हैं, ठीक है, ऊपर से जो बल क्रिएट करते हैं, बल फोर्स लगाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, बहिर्जात बल कहलाते हैं। जैसे कि जो बहिर्जात बल होता है उसका संबंध होता है वायुमंडलीय यानी कि वातावरण से संबंधित होता है। जो घटनाएं जो हमारे पृथ्वी की सतह पर ऊपर की ओर से लगती हैं, चाहे वो ताप हो गया, दाब हो गया, या फिर जल हो गया, हवा हो गई, इत्यादि जितने भी पृथ्वी के कारक है जो वातावरण से संबंधित हैं और ऊपर की ओर से पृथ्वी की सतह पर बल लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहिर्जात बल कहते हैं। और जो अंतर्जात बल हमने देखे अभी, अंतर्जात बल मुख्यतः भूगर्भ से संबंधित गतिविधियां होती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रियाएं होती रहती है, ठीक है, तो वो भूगर्भ से संबंधित होती है। जो अंतर्जात बल होता है उसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर काफी विषमताएं जो है उनका सृजन होता है। विषमताओं सृजन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पृथ्वी पर या तो ज्वालामुखी का विस्फोट होना हो गया, भूकंप का आना हो गया, या फिर पर्वतों का निर्माण, पठार मैदान इत्यादि का जो निर्माण होता है, ठीक है, वह सभी विषमताएं हमारी पृथ्वी पर किस वजह से निर्मित होती हैं, तो अंतर्जात बल की वजह से होती हैं, जो अंदर से पृथ्वी की सतह पर बल लग रहा होता है। इसके विपरीत जो बहिर्जात बल होता है, ठीक है, बहिर्जात बल क्या होता है, जो ऊपर से लगता है, परंतु यह क्या होता है, इस अंतर्जात बल के लगने वाली जो विषमताएं होती हैं, जो विषमताओं का सृजन यह करता है, उसको यह संतुलित करने का कार्य करता है। संतुलित कैसे करता है, जैसे कि जो बहिर्जात बल होता है इसकी वजह से हमारे अर्थ पर झीलें, गर्त इत्यादि का जो निर्माण होता है, ठीक है, तो इसी वजह से बहिर्जात बल को क्या कहा जाता है, समतल स्थापक बल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, समतक स्थापक बल कहते हैं। और यह बल क्या करता है, बहिर्जात बल, कि जो अंतर्जात बल द्वारा विषमताएं हमारी अर्थ पर सृजित की जाती हैं उसको यह बैलेंस्ड कर देता है, यानी कि हमारे भू पर पट्टी पर जो संतुलन को स्थापित करने में बहिर्जात बल क्या करता है, कार्य करता है।
इस प्रकार से हमारे पृथ्वी के रोटेशन में, मूवमेंट में, यानी हम कहें कि अर्थ का जो मूवमेंट होता है, भू संचलन की जो क्रिया होती है, उस पर सिर्फ 2 टाइप्स के बल कार्य करते हैं। एक तो अंतर्जात बल हो गया और दूसरा बहिर्जात बल हो गया। अब यहां पर हम ओनली इस वीडियो में सिर्फ अंतर्जात बल की ही बात करेंगे। अंतर्जात बल क्या है, तो इस पर हम चलेंगे। अंतर्जात बल क्या है मैंने आपको बता दिया। अब अंतर्जात बल को क्रिया करने के आधार पर, यानी कि या तो मंद गति करने के आधार पर या लंबे टाइम तक जो है गति करने के आधार पर, हम 2 टाइप्स में बांटते हैं कार्य करने की तीव्रता के आधार पर। एक हो जाता है दीर्घकालिक संचलन और दूसरा हो जाता है आकस्मिक बल। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिएगा, जब कभी भी मैं संचलन कहूं, इसका मतलब क्या होता है, बल ही होता है। ठीक है, तो अंतर्जात बल को हमने कार्य करने की तीव्रता के आधार पर 2 टाइप्स में बांट दिया है। एक हो गया दीर्घकालिक संचलन और दूसरा हो गया आकस्मिक बल। दीर्घकालिक संचलन को भी हम जैसे कि दीर्घकालिक संचलन का मतलब क्या हो जाता है कि जो अंतर्जात बल होता है, यह दीर्घकालिक संचलन बल काफी लंबे टाइम पीरियड में ही हमें जो है क्या प्रभाव जो है महसूस होने लगता है। जैसे कि जब कभी भी पर्वतों का निर्माण होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है, तो वह एक काफी हजारों वर्षों सालों के बाद जो है हमारे पृथ्वी पर घटित घटनाएं होती हैं, जो काफी लंबे पीरियड के बाद ही हमें उसका जो है प्रभाव हमारी अर्थ पर महसूस होता है। इसे हम कहते हैं दीर्घकालिक संचलन। अगर हम आकस्मिक बल के बारे में बात करें, तो आकस्मिक बल क्या होता है, जो काफी कम समय में ही हमें जो है प्रभाव महसूस करा दे हमारी अर्थ पर, काफी कम समय में ही जो है वह क्या डाल दे, कुछ इफेक्ट महसूस कर दे। सबसे पहले हम दीर्घकालिक संचलन की बात करेंगे यहां पर। तो दीर्घकालिक संचलन को भी हमने क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर, ठीक है, यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग हमने इसको 2 टाइप्स में बांट दिया है। यहां पर हमने तीव्रता के आधार पर बांटा था 2 टाइप्स में। यहां पर हमने इसको क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर, यानी कि कितने क्षेत्र में जो है यह ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, उसके आधार पर हमने इसको 2 टाइप्स में बांटा है। इसको एक टाइप है कि महाद्वीप निर्माणकारी, जिसे एक और नाम दिया जाता है महादेश जनक बल। ठीक है, महादेश जनक बल भी इसे कहा जाता है, महादेश जनक संचलन या बल। ठीक है, दूसरा जो है इसका टाइप है वह है पर्वत निर्माणकारी, और इसे कहा जाता है पर्वतीय संचलन। तो इसे हमने 2 टाइप में बांट दिया है। अब ये दोनों बल क्या है, जैसे कि महाद्वीप निर्माणकारी का मतलब ही क्या हो जाता है यहाँ पर कि यह बल क्या करता है, महाद्वीपों का निर्माण करने के लिए जो कार्य करता है, उसे हम क्या कहेंगे, महाद्वीप निर्माणकारी बल या महादेशजनक संचलन बल। इसके बाद जो पर्वतीय संचलन या पर्वत निर्माणकारी बल हम किसे कहेंगे, जिससे पर्वतों की उत्पत्ति होती है, पर्वतों का निर्माण होता है जिस बल की वजह से, उसे हम कहते हैं पर्वत निर्माणकारी या पर्वतीय संचलन बल। अब यहां पर हम महाद्वीप निर्माणकारी को भी हम 2 टाइप्स में विभाजित कर देते हैं। क्यों कर देते हैं कि जो महाद्वीप निर्माणकारी बल होता है, उसकी डायरेक्शंस के आधार पर, ठीक है, उसको हम दिशा के आधार पर 2 भागों में, ठीक है, 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले जब हम दिशा की बात करें यहां पर, तो इसे हमने बांटा है 2 भागों में। एक होता है ऊपरी मुखी और दूसरा होता है अधोमुखी। मुख्य रूप से यहां पर जब महाद्वीप निर्माण कार्य में हम ऊपरी मुखी और अधोमुखी की बात करें, तो इसमें दिशा कौन सी होगी, तो ऊर्ध्वाधर दिशा होगी। ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल एक लंबवत बल लगता है, जैसे कि ये पूरा जो एक स्ट्रेट होता है ऊर्ध्वाधर रूप में, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। तो इस प्रकार से जब कोई बल लगता है, उसे कहेंगे हम ऊर्ध्वाधर बल के आधार पर, ठीक है, दिशा डायरेक्शंस के आधार पर यहां पर हमने इसको 2 टाइप में बांट दिया है। तो इसी आधार पर हमने बांटा है, एक ऊपरी मुखी और दूसरा अधोमुखी। ऊपरी मुखी का यहां पर अर्थ समझिएगा। ऊपरी मुखी का अर्थ क्या होता है कि जब पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जब नीचे से कोई बल लगता है और उसकी वजह से वह, उसकी डायरेक्शंस क्या होती हैं, ऊपर की ओर होती हैं। जब नीचे से बल ऊपर की ओर लगता है, तो उसे हम कहते हैं ऊपरी मुखी बल। इस बल की वजह से ऊपरी मुखी जो संचलन है, इसकी वजह से यहां पर 2 प्रकार की हमारे अर्थ पर कंडीशन उत्पन्न होती है। एक होता है उत्थान और दूसरा होता है निर्गमन। ठीक है, ये दोनों जो है क्या क्या संचलन है यह समझिएगा। दोनों ही ऊपरी मुखी संचलन के पार्ट हैं। दोनों की जो डायरेक्शन होती है ऊर्ध्वाधर में, वह क्या होती है, नीचे से ऊपर की ओर यह बल लगता है। इसमें एक आकृति का निर्माण होता है जिसे कहते हैं हम उत्थान। उत्थान
स्थिति और दूसरा कहलाता है निर्गमन। अब उत्थान का मतलब क्या होता है, जब कभी भी भूमि के अगर जैसे कि भूमि की जो सतह है, ठीक है, महाद्वीप की या फिर कोई भी स्थिति ले लीजिए, वहां का अगर भूमि की जो समीपवर्ती भूमि है वह क्या हो जाती है, अगर ऊपर की ओर उठ जाती है महाद्वीप वाले एरिया में, स्थलखंड भाग में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्थान कहते हैं। जबकि अगर कोई भूमि का भाग अगर समुद्र के तटीय वाले इलाके में अगर उसका जो भाग है, पोर्शन है, वह इस बल की वजह से ऊपर की ओर उठता है तो उसे हम कहते हैं निर्गमन। ठीक है, तो जो उत्थान वाला एग्जाम्पल है, उत्थान किस प्रकार से होता है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऊपरीमुखी जो है ऊपरीमुखी संचलन का एग्जाम्पल, कि हमारे जो भारत का एरिया है, कच्छ की खाड़ी वाला एरिया, कच्छ की खाड़ी में इस प्रकार की जो बल की लगने वाली जो है क्रिया विधि, यानी ऊर्ध्वाधर रूप से जो ऊपरीमुखी बल कार्य करता है, इसकी वजह से कच्छ की खाड़ी में 24 किलोमीटर लंबी जो है भूमि, ठीक है, 24 किलोमीटर जो लंबी वाली भूमि थी वह क्या हो गई, उत्थित हो गई, यानी उसका जो भाग है वह क्या हो गया, ऊंचा हो गया अपने आसपास की भूमि के सापेक्ष। तो जो कच्छ की खाड़ी है, जो 24 किलोमीटर की उच्च भूमि है, वह क्या हो गई, इस प्रकार की जो क्रिया विधि है उत्थान वाली, इसकी वजह से ऊपर उठ गई, जिसे हम कहते हैं अल्लाह का बांध। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, अल्लाह का बांध। यह आपको कहाँ मिलेगा, तो कच्छ की खाड़ी जो है गुजरात वाले इलाके में, ठीक है, दलदली वाला एरिया, उस वाले इलाके में आपको इस प्रकार की जो ऊपरी मुखी वाला है, ठीक है, ऊपरी मुखी संचलन उसका उदाहरण है। इसके बाद हम बात करेंगे अधोमुखी की। ठीक है, अधोमुखी का मतलब क्या होता है, जब ऊर्ध्वाधर रूप से अगर कोई बल कार्य कर रहा है हमारे पृथ्वी पर, परंतु उसकी डायरेक्शंस क्या होती हैं, नीचे की ओर होती हैं। ठीक है, पृथ्वी पर अगर कोई बल कार्य कर रहा है, आंतरिक बल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो अगर उसमें बल कोई नीचे की ओर जो है डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, हम अधोमुखी बल कहेंगे। अधोमुखी बल में भी दो प्रकार की जो है यहाँ पर घटना होती है। एक को कहा जाता है अवतलन और दूसरे को कहा जाता है निमज्जन। यह भी सेम ही घटना होती है। जिस प्रकार से यहाँ पर ऊपर की ओर उठ रहा भाग होता है उसे हम कहते हैं उत्थान। इसी प्रकार से जब कोई स्थलखंड का भाग अगर अपनी सापेक्ष जो भूमि है जिस भी सतह की, तो उसके सापेक्ष अगर कोई भूभाग नीचे की ओर धंस जाता है, नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है, बल के प्रभाव स्वरूप, तो उसे हम कहेंगे अवतलन की स्थिति। अगर वही घटना अगर किसी सागरी वाले इलाके में होती है, जो सागर तल से कोई भाग अगर नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है, सागर तल से भी अगर कोई भाग नीचे की ओर चला जाता है, तो उसे हम कहेंगे निमज्जन की स्थिति। ठीक है, तो दोनों ही जो अवतलन और निमज्जन की स्थिति है वह भी क्या है, अधोमुखी संचलन का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पर कोई क्रियाविधि होती है। अधोमुखी के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अधोमुखी का जो एग्जाम्पल है, तो जो मुंबई का डॉकयार्ड क्षेत्र है, मुंबई का जो डॉकयार्ड क्षेत्र है, उसमें जो वन का वाला एरिया है, ठीक है, वह क्या हो गया है, जलमग्न हो गया है। जो मुंबई का जो डॉकयार्ड वाला क्षेत्र है उसमें जो वन वाला एरिया था वह क्या हो गया है, तो नीचे धंस गया है, उसकी वजह से क्या हो गया, वहां पर जल भर गया है। तो इस प्रकार की जो एग्जाम्पल्स है ऊपरीमुखी के अल्लाह का बांध और अधोमुखी का एग्जाम्पल डॉकयार्ड क्षेत्र वाला, ये दोनों याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो इसे हमने टू टाइप्स में देखा। अब जो पर्वत निर्माणकारी जो बल होता है, पर्वतीय संचलन बल, यह किस डायरेक्शन में काम करता है, तो क्षैतिज बल में, ठीक है, क्षैतिज डायरेक्शंस में कार्य करता है। क्षैतिज का मतलब क्या होता है, इस आड़े रूप में यह बल कार्य करता है, जबकि ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, वह खड़े रूप में कार्य करता है, ठीक है, लंबवत रूप में वह कार्य करता है। तो पर्वत निर्माणकारी जो बल होते हैं वह क्षैतिज डायरेक्शंस में लगने वाले बल होते हैं। इसको भी हमने टू टाइप्स में बांटा है, एक हो गया संपीड़न बल और दूसरा हो जाता है तनाव बल। संपीड़न बल को यहां पर आप समझिएगा, संपीड़न बल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी एक ही डायरेक्शंस में, ठीक है, एक ही डायरेक्शंस में अगर बल को लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं संपीड़न बल, या एक ही डायरेक्शंस में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, हम संपीड़न बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप किसी वस्तु पर आप दबाव डालते हैं तो आपका जो डायरेक्शन होती है, बल लगाने वाली जो दिशा होती है वह क्या होती है, एक ही दिशा में होती है। ठीक है, तो वह कौन सा बल होता है, संपीड़न बल होता है। जबकि अगर तनाव बल की हम बात करें, तो तनाव बल क्या होता है, जब कभी भी बल अपोजिट डायरेक्शंस में लगता है, ठीक है,
अपोजिट डायरेक्शंस में लगता है तो उसकी वजह से जो बल क्रिएट होता है वह कौन सा बल होता है? तो तनाव बल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कभी भी जो रबड़ होता है, रबड़ को अगर आप खींचते हैं तो खींचने की वजह से जो लगता है बल, उस पे वो कौन सा बल होता है? तनाव बल होता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है? या तो रबड़ टूट जाता है या फिर वह लंबा हो जाता है। तो इस प्रकार से पर्वत निर्माण कार्य यानी कि पर्वत के निर्माण में दोनों प्रकार के बल, संपीड़न बल भी कार्य करते हैं और तनाव बल भी कार्य करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे यहां पर कि सेकेंड जो टाइप है अंतर्जात बल का, आकस्मिक बल। आकस्मिक बल का मतलब क्या होना, यानी कि बहुत कम समय में ही हमारे अर्थ पर कोई इफेक्ट उत्पन्न कर दे, प्रभाव उत्पन्न कर दे, उसको हम आकस्मिक बल कहते हैं। जैसे कि जो भूकंप की घटनाएं होती हैं वह काफी कम समय में ही हमें अर्थ पर देखने को मिलती हैं, उसके कोई ज्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं लगता है। इसी प्रकार से जो ज्वालामुखी की घटनाएं हमारे अर्थ पर वह घटित होती रहती हैं काफी कम समय में ही। और जो भूस्खलन की घटना होती है जो पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां बर्फीले वाले इलाके में, तो यह जो तीनों प्रकार की घटनाएं हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये तीनों कौन से प्रकार के बल की वजह से घटित होती हैं? तो आकस्मिक बल की वजह से ही घटित होती है। बाकी अगर हम ओवरऑल सभी की बात करें तो ये सारे बल कौन से प्रकार के बल हो जाते हैं? अंतर्जात बल, जो पृथ्वी के आंतरिक रूप से जो है बल उत्पन्न करते हैं। अब यहां पर मैंने आपको सारे बलों के बारे में बता दिया। अब यहां पर आप समझिएगा कि दो स्थितियां यहां पर हमारे संपीड़न बल की वजह से अर्थ पर क्रिएट होती हैं। संपीड़न बल की वजह से पृथ्वी की सतह का कोई भाग तो ऊपर की ओर उठ जाता है और कोई भाग नीचे की ओर धंस जाता है। ऊपर उठे भाग को हम कहते हैं अपनति, और धसे हुआ जो भाग होता है पृथ्वी का, जैसे ये धसा हुआ भाग है, तो इसे हम कहते हैं अभिनति। यानी कि जब कभी भी हमारे पृथ्वी पर जो संपीड़न बल कार्य करता रहता है, इसकी वजह से दो प्रकार की स्थितियां उस स्थान पर निर्मित हो जाती हैं। या तो जो संपीड़न बल की वजह से कोई भूभाग पृथ्वी का वह ऊपर उठ जाता है, जिसे हम कहते हैं अपनति, और उसका ही कोई भाग अगर संपीड़न बल की वजह से धंस जाता है तो उसे हम कहते हैं अभिनति। अब यहां पर दो टर्म्स और आएगी, आप समझिएगा कि हम समपनति किसे कहेंगे। समपनति का मतलब क्या होता है? मैंने जो आपको बताया है कि अपनति और अभिनति, उसी से यहां पर समअपनति का भी निर्माण होता है। जब समअपनति की हम बात करें तो समअपनति का मतलब क्या हो जाता है? जब एक बड़ी वृहद अपनति के पास में छोटे छोटे अभिनतियां, अपनतियां, उनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये एक वृहद अपनति हो जाती है और इसके आसपास, ठीक है, इसके आसपास छोटे छोटे अभिनतियां और अपनतियों का जो है निर्माण हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? समअपनति कंडीशन कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है एक और टर्म आती है समभिनति। समअभिनति में भी क्या होता है कि जब अगर कोई पृथ्वी का जो भाग अगर धंस जाता है तो उसमें अगर कोई बड़ा वाला एरिया हो जाता है, ठीक है, एक वृहद अभिनति का निर्माण हो जाता है और उसके पास में ही बहुत सारे छोटे छोटे अभिनति अपनति का जो है निर्माण होता है, तो उस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं पृथ्वी पर? समअभिनति। तो अपनति क्या है, अभिनति क्या है, समअपनति क्या है और समभिनति क्या है, ये सभी आप क्लियर कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे अंतर्जात बल वाले पोर्शन में। वलन यानी कि फोर्स आखिर क्या है, यह इस पर हम डिस्कस करेंगे। अंतर्जात बल के ही कारण क्या होता है? इन वलन्स का निर्माण होता है। वलन क्या होते हैं? वलन को नॉर्मली हम कहेंगे मोड़। ठीक है, तो वलन किस वजह से निर्मित होते हैं? सबसे आप पहले समझिएगा वलन होते क्या है। जब कभी भी संपीड़न बल की डायरेक्शन क्षैतिज रूप में लगती है, ठीक है, हमारे पृथ्वी पर संपीड़न बल जब क्षैतिज डायरेक्शन में कार्य करता है तो उसकी वजह से चट्टानों की जो परतें होती हैं वह क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार चट्टानों की जो मुड़ने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। अब वलन जो है हमारी पृथ्वी पर संपीड़न बल के निरंतर कार्य करने की वजह से पृथ्वी के बहुत सारी जो चट्टानें होती हैं उसकी परतें जो है इसी प्रकार से मुड़ जाती हैं, जिसे हम कहेंगे वलन। अब इसकी वजह से क्या होता है कि संपीड़न बल जो होता है वह अलग अलग रूप में हमारे यहाँ पर कार्य करता है, यानी उसमें भी काफी जो है डिफरेंट डिफरेंट लगता है। जैसे कि किसी जगह तो जो है संपीड़न बल ज्यादा लग जाता है, किसी जगह जो है कम लगता है। इसी जो भिन्नता की वजह से हमारे अर्थ पर वलन के भी टाइप्स हो जाते हैं। वलन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख जो वलन्स हैं, ठीक है, टाइप्स हैं, वह हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है वलन का प्रकार सममित वलन, इसके बाद असममित वलन, फिर इसके बाद
एक दगनित वलन, फिर वलन की अक्ष, ये सभी क्या हैं अभी हम देखेंगे। इसके बाद समनत वलन भी होता है, इसी की वजह से अलग अलग प्रकारों में परित वलित जो है वलन वह भी आ जाता है। इसके बाद प्रतिवलन, यह भी हमारे इसी वलन का एक प्रकार हो जाता है। इसके बाद खुला वलन भी होता है और एक बंद वलन भी होता है। ये सभी टाइप्स जो हैं लगभग बहुत सारी बुक्स में अलग अलग आपको मिलेंगे, परंतु लगभग 7 या 8-9 प्रकार के यह वलन होते हैं। इन सभी वलन के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आखिर एक एक करके कि आखिर ये वलन है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे सममित वलन की। सममित वलन क्या होता है कि जब कभी भी आप नॉर्मली देखेंगे जैसे कि संपीड़न बल इस प्रकार से कार्य कर रहा है, ठीक है, संपीड़न बल लग रहा है यहाँ पर हमारी पृथ्वी की सतह पर। तो इस संपीड़न बल की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी पर जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, ये चट्टानें हैं मान लीजिए, तो ये चट्टानें क्या होती है जब इसमें संपीड़न बल लगने की वजह से इसमें इस प्रकार से मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं और मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो जाता है। या फिर हम कहें नॉर्मली कि संपीड़न बल के लगने की वजह से जब कभी भी मोड़ यानी कि वलन की जो उत्पत्ति होती है उसके बाद ही पर्वतों का निर्माण भी हो जाता है। तो इस प्रकार से जब मोड़ उत्पन्न होते हैं वलन, तो इसके भी अलग अलग टाइप हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सम्मित वलन। सम्मित वलन क्या होता है, जिस वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हुई होती हैं उन्हें सममित वलन कहते हैं। यानी कि आप यहां पर समझिएगा, अगर हम एक ये पर्वत मान लेते हैं तो इसमें यहां पर भी मोड़ पाए जाएंगे और यहां पर भी मोड़ पाए जाएंगे। इन दोनों भुजाओं में, ये मोड़ वाली जो भुजाएं हैं इसमें अगर दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हुई है, यानी कि अगर दोनों भुजाएं जो है वह उनकी जो है भुजाएं दोनों की अगर सेम है, उनकी लंबाइयां यहाँ पर सेम है दोनों की, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी, अगर कोई पर्वत इस प्रकार से है त्रिभुजाकार आकृति में, तो उनकी ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, उनकी जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, लंबाइयां भी सेम हो जाएगी और उनकी जो आकृति है वह भी यहाँ पर सेम हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो वलन होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के पर्वत, उनको हम क्या कहेंगे, सममित वलन का उसको हम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो जूरा पर्वत है, जूरा पर्वत आपको स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा, तो ये जो जूरा पर्वत है यह इसी प्रकार के सममित वलन का उदाहरण है। इसमें आपको जो इनकी भुजाएं हैं वह समान रूप से आपको दिखाई देगी। अब हम आगे बात करेंगे असममित वलन की। असममित वलन में क्या होता है कि इसी प्रकार से जब दोनों जो है वलन की भुजाएं उसमें जो झुकाव होता है, ठीक है, किसी भी साइड में अगर वह झुकी होती है तो दोनों साइडें जो है उनके झुकाव अलग अलग होते हैं, उनकी जो है लंबाइयां भी अलग अलग होती हैं। तो अगर किसी वलन में उसकी भुजाओं की जो झुकाव है वह भी अलग हो, लंबाइयां भी में डिफरेंस हो, तो उसको किस प्रकार का हम वलन कहेंगे, असममित वलन कहेंगे। जैसे कि जो ब्रिटेन में द पेनाइन पर्वत है, पेनाइन पर्वत है, वह इस प्रकार का असममित वलन का उदाहरण है। उसमें आप देखेंगे तो उसकी जो भुजाएं हैं उनकी जो लंबाई है वह इक्वल नहीं है, इसलिए हम उसे कहेंगे असममित वलन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक दिग्नित वलन की। एक दिग्नित वलन का मतलब क्या हो जाता है, यदि वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण हो और दूसरी भुजा समकोण के साथ झुकी हो, तो ऐसे वलन को हम एक दिग्नित वलन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी वाले इलाके में है, प्रवाल भित्ति से निर्मित, ठीक है, बड़ी जो है चट्टान है। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, पर्वत श्रृंखला भी इसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यह इस एक दिग्नित वलन के प्रकार का उदाहरण है। इसमें आप देखेंगे जब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को, तो वहां पर आपको उसकी जो एक भुजा है वह तो नॉर्मल कंडीशन में आपको दिखेगी, परंतु जो दूसरी भुजा है उसमें आपको इस प्रकार से समकोण वाली कंडीशन का निर्माण उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस प्रकार के वलन को हम क्या कहेंगे, एक दिग्नित वलन कहेंगे। नेक्स्ट हम वलन की बात करें तो समनत वलन, ठीक है। समनत वलन क्या होता है, जब वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के इतनी समीप आ जाती हैं कि दोनों भुजाएं समानांतर हो जाएं, इसे क्या कहेंगे, तो समनत वलन कहते हैं। यानी कि एक चीज तो यहाँ पर ये हो जाएगी कि जब कभी भी जैसे कि पर्वतों पे जो मोड़ होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो दोनों साइडें हैं, ठीक है, ये दोनों साइडें अगर घूमती हुई मोड़ लेती हुई इतनी समीप आ जाती हैं कि यहाँ पर क्या हो जाए कि ये दोनों एक दूसरे के इस प्रकार से समानांतर हो जाए। परंतु ये जो समानांतर होने वाली कंडीशन है, समनत वलन की जो भुजाएं समानांतर होती हैं, इसकी जो
ये समानांतर वाली कंडीशन है, ये क्या होती है, क्षैतिज नहीं होती, यानी इस प्रकार से ये समानांतर नहीं होती है, ठीक है। वो या तो लंबवत हो सकती है या फिर किसी और डायरेक्शंस में हो सकती है, परंतु ये क्षैतिज डायरेक्शंस में नहीं होती है समनत वलन वाली कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल जो पाकिस्तान का काला चिक्का चित्ता पर्वत है, ठीक है, काला चित्ता पर्वत जो है वह इस समनत वलन का उदाहरण हो जाता है। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वलन की, यह है परिवलित वलन। अब परिवलित वलन क्या है, यहां पर आप समझिएगा, जब वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर और क्षैतिज दिशा में होती है तो इसे हम क्या कहेंगे, परिवलित कहेंगे। यानी कि यहां पर अगर जो वलन की भुजाएं हैं वह इस प्रकार से दोनों समानांतर हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, परिवलित वलन कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिटेन का केरिक केसल पर्वत है, केरिक केसल पर्वत है, वह इस प्रकार का जो है वलन का निर्माण करता है, परिवलित वलन का। तो यहां पर हमने देखा अलग अलग वलनों के बारे में। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वलन आता है प्रतिवलन। प्रतिवलन को अधिक्षिप्त वलन भी कहते हैं, याद रखिएगा। और यह वलन क्या होता है, प्रतिवलन, कि जब अत्यधिक संपीड़न के कारण जब ज्यादा बल लग जाता है तो जब वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिवलन कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये एक भुजा है और दूसरी भुजा है इस प्रकार से, तो जब कभी भी क्या होता है इनमें इस प्रकार से जब अत्यधिक ज्यादा हम दबाव डालते हैं पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं की वजह से, जब ज्यादा संपीड़न बल लगता है तो ये क्या हो जाती हैं, इनकी जो भुजाएं हैं यह क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और टूट कर या तो एक दूसरे के ऊपर जब ये उलट जाती हैं, गिर जाती हैं टूट कर, तो इसे ही कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रतिवलन कहते हैं। अब प्रतिवलन का जो उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे भारत में जो कश्मीर घाटी वाला एरिया है इसमें आपको मिलेगा ग्रीवा खंड, ठीक है, ग्रीवा खंड को इंग्लिश में बोला जाता है नेपे, ठीक है। तो जो इसका एग्जाम्पल है वह कौन सा है, प्रतिवलन का ग्रीवा खंड। इस प्रकार से जो हमारे कश्मीर घाटी में ग्रीवा खंड की मौजूदगी मिलती है जिसमें जो प्रतिवलन की आकृति का निर्माण वह करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वलन के बारे में। तो नेक्स्ट वलन आता है वलन की अक्ष, ठीक है। तो वलन की अक्ष क्या होती है, जब कभी भी क्षैतिज तल के समानांतर यह न होकर उसके साथ कोण बना, यानी कि दोनों भुजाएं क्या हो, एक दूसरे के समानांतर नहीं होनी चाहिए, वह दोनों किसी प्रकार का एक कोण बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से वह भुजाएं त्रिभुज की जो निर्माण करें या फिर कोई कोण बनाए तो उसको हम क्या कहेंगे, अवनमन वलन कहते हैं या वलन की अक्ष कहते हैं। इसके बाद एक और आता है खुला वलन। खुला वलन क्या होता है, जब वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण अधिक होता है, यानी कि 90 डिग्री जो है से अधिक हो या फिर 180 से कम हो तो उसे हम कहेंगे खुला वलन, ठीक है। यानी कि यहां पर भी वह क्या करें, एक कोण बनाए जिसमें वह 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, खुला वलन कहते हैं। इसके बाद बंद वलन भी आता है। बंद वलन कब निर्मित होता है, तो जब वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण हो, यानी कि 90 से भी अगर वह कम का कोण बनाती हैं दोनों भुजाएं तो उसे हम कहेंगे बंद वलन। अब यहां पर हमने सभी वलनों के बारे में अच्छे से देख लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अंतर्जात बल की वजह से एक और हमारे पृथ्वी पर निर्माण होता है भ्रंश का, फोल्ड्स। आखिर फोल्ड्स क्या है और किस प्रकार से निर्मित होती हैं। भ्रंश की अगर हम बात करें तो जब कभी भी पृथ्वी पर तनाव बल या संपीड़न बल, ये दोनों बल कार्य करते रहते हैं और इन्हीं बलों की वजह से यहाँ पर भ्रंश का निर्माण होता है। अब भ्रंश की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अगर पृथ्वी की सतह का कोई एक तल किसी एक ही डायरेक्शंस में, यानी कि तल के सहारे स्थानांतरित हो जाए या स्थानांतरण हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, भ्रंश का निर्माण वहां पर कहेंगे। जैसे कि यहां पर अगर कोई भी दरार का निर्माण होता है तो वहां पर क्या होता है कि कोई भी एक सतह तल के सहारे किसी एक डायरेक्शंस में एक ही तल के सहारे जो है वह क्या हो जाती हैं, स्थानांतरित हो जाती हैं, यानी एक जगह से खिसक कर दूसरी जगह चली जाती हैं। तो इस प्रकार बीच में एक दरार का निर्माण हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं, ठीक है, फोल्ड्स कहते हैं। और इसका जो निर्माण होने की जो कंडीशन है, क्या रीजन है, तो वह है तनाव बल और संपीड़न बल। दोनों ही बलों के कारण यहाँ पर हमारी अर्थ पर भ्रंशों का निर्माण होता है, परंतु ज्यादातर जो तनाव बल होता है, तनाव बल उसी की वजह से भ्रंशों का निर्माण होता है। तनाव बल में क्या होता है, जब दो बल
अपोजिट डायरेक्शंस में लगते हैं तो उसकी वजह से बीच वाला जो भाग होता है वह नीचे चला जाता है, तो यहाँ पर बीच में एक खाई का निर्माण, भ्रंश का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट, भ्रंशों के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तनाव बल और संपीड़न बल के कार्य करने के आधार पर अलग अलग प्रकार के भ्रंश का निर्माण होता है। उसमें हम भ्रंशों के टाइप्स देख लेते हैं। भ्रंशों के टाइप्स इस प्रकार रहते हैं कि एक होता है सामान्य भ्रंश, दूसरा होता है व्युत्क्रम भ्रंश, तीसरा होता है सोपानी भ्रंश और चौथा होता है पार्श्वी या ट्रांसकरेंट भ्रंश। अब ये चारों भ्रंश किस प्रकार से इन पर बल का निर्माण होता है, किस प्रकार से ये भ्रंश बनते हैं, इस सभी के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सामान्य भ्रंश से। सामान्य भ्रंश की कुछ स्थिति इस प्रकार से निर्मित होती है कि जब कभी भी दो भूखंडों पर तनाव बल लगता है, ठीक है, पृथ्वी के जो भूपर पट्टी पर है, ठीक है, भूपर पट्टी पर अगर भूखंड पर दो भूखंडों पर तनाव बल अपोजिट डायरेक्शंस में कार्य करता है तो बीच वाला जो हिस्सा रहता है, दरार वाला हिस्सा, ठीक है, जहां से वह दोनों भूखंड अलग होते हैं, उस दरार वाले हिस्से का जो भाग है वह क्या चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। तो यह पूरी जो कगार बनती है उसे क्या कहते हैं हम, भ्रंश कगार कहते हैं। और इस प्रकार का जो निर्माण होता है भ्रंश का उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भ्रंश कहते हैं। और सामान्य भ्रंश किस वजह से निर्मित होती है, तो तनाव बल के लगने की वजह से होती है। दोनों बल जो है अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करते हैं और इस कंडीशन में हमारे सामने सामान्य भ्रंश का निर्माण हो जाता है। अब हम आगे बात करेंगे व्युत्क्रम भ्रंश की। व्युत्क्रम भ्रंश को उत्क्रम भ्रंश भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि रिवर्स फोल्ड्स। अब व्युत्क्रम भ्रंश में क्या होता है कि यहां पर इस स्थिति में संपीड़न बल कार्य करता है। संपीड़न बल का मतलब एक ही डायरेक्शंस में लगने वाला जो बल होता है। जब कभी भी संपीड़न बल पृथ्वी के भूखंडों पर लगता है तो दो भूखंड आपस में संपीड़न बल लगने की वजह से एक दिशा की ओर ही आते हैं और संपीड़न बल लगने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, एक भूखंड दूसरे भूखंड पर आरूढ़ हो जाता है, आरोपित हो जाता है, एक भूखंड दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बीच में, ठीक है, बीच में एक कगार का निर्माण होता है, भ्रंश का निर्माण होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं, ठीक। तो ये सभी आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सामान्य भ्रंश है और एक व्युत्क्रम भ्रंश, दोनों ही भ्रंशों की वजह से कगारों का निर्माण होता है। कगार यानी कि भ्रंशों का निर्माण होता है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे भारत में की बात करें तो जो विंध्यन कगार है, विंध्यन भ्रंश है और पश्चिमी कगार है, ठीक है, पश्चिमी जो घाट वाला एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी कगार है। जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है, पश्चिमी कगार, वह एक प्रकार है। इसी प्रकार से व्युत्क्रम भ्रंश का उसका जो है निर्माण हुआ है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, हम पश्चिमी कगार कहते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका वाले भाग से अलग हुआ था। तो जो विंध्यन कगार और पश्चिमी कगार इस प्रकार दोनों ही सामान्य भ्रंश और व्युत्क्रम भ्रंश के उदाहरण हो जाते हैं। तो यहां पर आप दोनों में याद रखिएगा कि सामान्य भ्रंश कब निर्मित हो सकते हैं और व्युत्क्रम भ्रंश कब बनते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट भ्रंश की बात कर लेते हैं, पार्श्वी या ट्रांसकरेंट भ्रंश। पार्श्वी या ट्रांसकरेंट भ्रंश में क्या होता है, जब कभी भी बल क्या होते हैं कि अपोजिट डायरेक्शंस में लगते हैं, ठीक है, जब बल अपोजिट डायरेक्शंस में लगते हैं यानी कि तनाव बल, तो जो बीच वाला एरिया होता है वहां पर क्या होते हैं, भ्रंश का जो निर्माण होता है, ठीक है, दरार जहां पर बन जाती है, तो यह क्या करते हैं, भ्रंश में नीचे दबने की बजाय या ऊपर उठने की बजाय ये दोनों ही कार्य इसमें नहीं होते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जब कभी भी अगर मान लीजिए कि भूपर पट्टी के किसी स्थान पर भ्रंश का निर्माण होता है, कगार का निर्माण होता है, तो वहां पर कुछ एरिया जो है वह धंस जाता है या फिर कुछ ऊपर उड़ जाता है। परंतु पार्श्वी या ट्रांसकरेंट भ्रंश में क्या होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में भ्रंश वो बल लगता है, तनाव बल, तो उसकी वजह से जो कगार वाला एरिया होता है इसमें न तो ये ऊपर उठते हैं न नीचे दबते हैं, या क्या करते हैं, अपनी ही विपरीत दिशा में आगे या पीछे जो है क्या खिसकने लग जाते हैं। अब आगे या पीछे जब ये इस प्रकार से खिसकते हैं तो यहां पर जो भ्रंश का निर्माण होता है वह कौन सा होता है, तो पार्श्वी या ट्रांसकरेंट भ्रंश का ही निर्माण होता है। अब हम आगे बात करेंगे एक और जो है, यहां पर पहले आप ट्रांसकरेंट जो है भ्रंश का एग्जांपल लीजिए। जैसे कि जो सान एड्रियान्स जो है भ्रंश, सान एंड्रियास भ्रंश, ठीक है, ये आपको मिलेगा कैलिफोर्निया में। तो जो ये प्रकार का भ्रंश है, ये किस प्रकार का भ्रंश है, तो ट्रांसकरेंट भ्रंश है। और हमारे
भारत की भी अगर हम बात करें तो जो गढ़वाल वाला इलाका है, हिमालय वाला इलाका, उसमें भी इस प्रकार के भ्रंश आपको मिल जाएंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं सोपानी भ्रंश की। आखिर सोपानी भ्रंश क्या है? तो सोपानी भ्रंश में कुछ इस प्रकार की घटना होती है कि किसी भी एक ही क्षेत्र में अगर बहुत सारे भ्रंश, ठीक है, बहुत सारे भ्रंशों का निर्माण हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर अगर भ्रंशों का निर्माण इस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे भ्रंश जब एक ही क्षेत्र में समानांतर रूप से जब उनका निर्माण हो जाता है और उनका जो ढाल होता है, उनकी जो दिशा होती है ढाल की, वह भी क्या होती है, एक ही डायरेक्शंस में होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोपानी भ्रंश कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो यूरोप की राइन घाटी है, जो राइन घाटी है वह इसका उदाहरण हो जाती है। राइन घाटी में कुछ इस प्रकार से आकृतियां आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो बीच वाला एरिया है इसमें भ्रंश का निर्माण हुआ है, और यह एक ही वाले एरिया में राइन वाले जो राइन नदी का जो एरिया है राइन घाटी का, उसमें आपको ये सारे भ्रंश मिलेंगे और इनके जो ढाल है वह भी किसी एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस प्रकार से सोपानी भ्रंश का निर्माण होता है। और यहाँ पर आपको जो है सारे जितनी भी आकृतियां हैं, भ्रंशों हैं, सभी का जो है एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा, इन्हीं को आपको एग्जाम में मेंशन भी करना होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं भ्रंशन द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां, यानी कि जो भ्रंश वाली जो घटना है इसकी वजह से हमारे अर्थ पर कुछ आकृतियां, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वह क्या क्या है। सबसे पहले आती है बात भ्रंश घाटी की। आखिर भ्रंश की वजह से जो रिफ्ट वैले इसका निर्माण होता है, आखिर यह किस वजह से होता है। तो यहां पर भी वही काम होते हैं, संपीड़न बल लगते हैं, तनाव बल लगते हैं। अब जब कभी भी भ्रंश घाटी का निर्माण होता है तो इसमें क्या होता है, बीच वाला एरिया, ठीक है, ये मान लीजिए पृथ्वी का कोई सतह है, इसमें अगर बीच वाला जो एरिया है वह नीचे की ओर धंस जाता है, ठीक है, और जो आसपास वाले जो एरिया है यानी कि आसपास वाले जो भूखंड है वह क्या होते हैं, यथावत रहते हैं, यानी वो तो स्थिर है। और जो बीच वाला एरिया है इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जब तनाव बल लगता है तो यहाँ जो बीच वाला एरिया होता है वह क्या हो जाता है, नीचे की ओर धंस जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमारे अर्थ पर भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है उसमें आपको बहुत सारी जो है झील जो झीलें होती हैं, ठीक है, रुडोल्फ, ठीक है, रुडोल्फ झील हो गई, न्यासा झील हो गई, इस प्रकार की जो टंगानिका झील होगी, ये सभी जो झीलें हैं आपको महान भ्रंश घाटी में ही मिलेगी, क्योंकि वहां पर इस प्रकार की जो है रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यूएसए में जो मृत घाटी है, ठीक है, वह भी एक प्रकार की जो है भ्रंश घाटी है। इसके बाद जॉर्डन में, जॉर्डन की जो भ्रंश घाटी है, जॉर्डन की जो भ्रंश घाटी है उसमें ही आपको मृत सागर जो सबसे गहरा स्थल है, ठीक है, समुद्र का, वह जो है आपको मिलेगा। ठीक है, तो मृत सागर जो है वह आपको जॉर्डन घाटी मिल जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आपको नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी, ये तीनों जो है आपको भ्रंश घाटी में ही बहती हुई मिलेगी। तो जो हमारे यहाँ पर भी भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ है वह किस प्रकार से हुआ है, इसी प्रकार से हुआ है। ठीक है, बीच वाला जो हिस्सा है वह नीचे धंस जाता है तनाव बल की वजह से। अब हम आगे बात करेंगे एक और आकृति की, उसका नाम है रैंप घाटी। रैंप वेले, आखिर इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, यहां पर आप समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि जो बीच वाला हिस्सा है वह तो क्या रहे, यथावत रहे, और अगर आसपास के जो दोनों भूखंड है, ठीक है, ये आसपास के जो दोनों भूखंड है यह क्या हो जाते हैं, ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो बीच वाला जो एरिया होता है वह तो क्या है, स्थिर है। आसपास वाले दोनों जो भूखंड है पृथ्वी के, उसके आसपास वाले वह क्या हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं बल के लगने की वजह से। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है यहाँ पर कि एक भ्रंश का निर्माण हो जाता है, ये बीच वाला जो एरिया हो जाता है वह क्या हो जाता है, फिर भ्रंश का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेफ्ट, ठीक है, रैंप वैली कहा जाता है। अब रैंप वैली का जो एग्जाम्पल है वह याद रखिए, आपकी जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है, ब्रह्मपुत्र की घाटी जो आपको असम में मिलेगी, यह रैंप वैली का उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, एक और प्रकार की जो घटना है, ठीक है, जो इन्हीं बलों की वजह से, भ्रंश की वजह से हमारे यहाँ पर बनती है, तो वह है ब्लॉक पर्वत। ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक नहीं आएगा, यहाँ पर ब्लॉक आएगा, ब्लॉक माउंटेन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक जो है पर्वत, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है हमारे अर्थ पर, इसी प्रकार से जब यहाँ पर बल की जो है लगते हैं पृथ्वी पर तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। जैसे कि जब ब्लॉक पर्वत का निर्माण इस प्रकार से होता है कि जो बीच वाला एरिया है पृथ्वी का, ठीक है,
कोई भी भूखंड मान लीजिए, उसका अगर मान लीजिए बीच वाला जो हिस्सा है तो वह क्या हो, यथावत रहे, स्थिर रहे, और उसकी जगह जो आसपास वाले भूखंड है, एरिया है, वह क्या चला जाए, जो जमीन है उसके आसपास की, वह क्या चली जाए, नीचे की ओर चली जाए। ठीक है, जब कभी भी ऊपर से संपीड़न बल लगता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर ये जो आसपास वाले एरिया है वह नीचे की ओर धंस जाते हैं, और बीच वाला जो हिस्सा है वह क्या रहता है, वह ऐसे के ऐसे स्थिर बना रहता है। तो इसकी वजह से हमारे अर्थ पर क्या बनते हैं, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, यानी कि इसे एक और नाम हिंदी में बोला जाता है भ्रंशोत्थ पर्वत। ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वत इसे हम बोलते हैं। और भ्रंशोत्थ पर्वत जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत में जो सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है, वह क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन है। इसके बाद आप देखेंगे जो यूएसए में सियरा नेवादा है, सियरा नेवादा, तो यह भी किस प्रकार का उदाहरण है, तो ब्लॉक माउंटेन का ही उदाहरण है। इसके बाद जर्मनी में देख लेंगे आप तो वोल्जेस हो गया या फिर ब्लैक फॉरेस्ट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान की जो साल्ट रेंज है वह भी किस प्रकार का उदाहरण है, तो ब्लॉक माउंटेन्स का ही उदाहरण है। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्थलाकृति के बारे में, तो आती है खोज पर्वत। खोज पर्वत आखिर इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, जान लीजिए। तो जब कभी भी क्या होता है कि अगर जैसे कि वहां पर अगर बीच का भाग जो है हिस्सा था वह क्या था, स्थिर था, जबकि खोज पर्वत में जो बीच वाला एरिया होता है, हिस्सा होता है भूखंड का, वह क्या हो जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है बल के परिणाम स्वरूप, और जो आसपास वाले एरिया होते हैं वह क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, यथावत रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, जब बीच वाला एरिया पृथ्वी की भूपर पट्टी अपने आसपास वाले जो है भूखंड के सापेक्ष बीच वाला एरिया ऊपर उठ जाता है, तो इससे हमारे अर्थ पर किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है, तो होर्ज पर्वतों का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिए कि जो जर्मनी का होर्ज पर्वत है, ठीक है, उसका निर्माण भी इसी प्रकार की जो है घटना से हुआ है। तो ये सभी जो है भ्रंशर द्वारा जो है निर्मित स्थलाकृतियां थी, जिनको हम यहाँ पर देखा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है अंतर्जात बल वाला जो है टॉपिक वह कवर होता है। आखिर बल जो है किस प्रकार से लगते हैं, कौन कौन से बल होते हैं, सभी के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब इससे बनने वाली जो घटना है उसको बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी से अलविदा कहता हूं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप जो है हमें प्रतिक्रिया देना जरूर जो है याद रखिएगा। और अगर आप जो है ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी साइट phcadda.com को भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।